गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन कहने का अर्थ है सरकारी नौकरी। इसमें एक बात बता दूं कि अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है इसमें से कई ऐसे वर्ड हैं जो जिनका कुछ थोड़ा सा मीनिंग में बहुत सारा अर्थ निकलता है, तो उसे दिक्कत होने की बात नहीं है। लोक नियोजन यहाँ कहने का अर्थ है सरकारी नौकरी के विषय में कुछ किसी को कितनी छूट मिलेंगी, कितने बोल सके तो रिजर्वेशन मिलेगा, वो यहाँ अनुच्छेद 16 बताया गया है। इसमें खंड एक में कहता है राज्य के अधीन, राज्य जो हम लोग अनुच्छेद 12 में पढ़ चुके हैं वही राज्य एक के अधीन किसी पद पर, किसी पद अर्थात सरकारी नौकरी के किसी पोस्ट पर, पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के अधीन जितने भी सारे पद होंगे, जितने सरकारी नौकरियां होंगी या नियुक्ति जो भी होंगे, उनके संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों आने का अर्थ है किसी भी राज्य के हों या किसी केंद्र शासित प्रदेश के हों, उनके लिए अवसर की समता होगी, यानी उन्हें सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का खंड एक ये कहता है। इसका खंड दो कहता है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न कोई नागरिक अपात्र होगा। अपात्र मतलब उसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप इस धर्म के हैं या किसी भी धर्म के हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ना उन्हें किसी प्रकार से भेदभाव किया जाएगा। इसका सामान्य सा अर्थ यह है कि इस खंड का सामान्य मतलब यह निकलता है कि यह किस राज्य के अधीन किसी भी नियोजन मतलब किसी भी सरकारी नौकरी या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर, अर्थात इसमें से किसी भी यह नहीं कहा जा सकता है या कि आप नीच जाति के हैं, आप ब्राह्मण जाति के हैं, आप शूद्र जाति के हों। इसमें से किसी के आधार पर जाति या धर्म या किसी भी आधार पर, इस धर्म के आधार पर भी नहीं कहा सकता कि आप मुस्लिम जाति के हों, हिंदू जाति के हों, सिख जाति के हों या उद्भव के अनुसार। अर्थात यह भी इसमें नहीं कहा सकता है कि आपकी जन्म भारत मतलब कि किसी दूसरे राज्य के आप हैं, किसी केंद्र शासित प्रदेश के हैं या कहीं भी निवास करें, इसमें किसी के आधार पर भेदभाव सरकारी नौकरी में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 16 का खंड 2 ये कहता है। खंड 3 कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद के अर्थात जो हम लोग अनुच्छेद 16 में पढ़े और जो अनुच्छेद 16 में और आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कहा गया। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने, ऐसी विधि मतलब ऐसे नियम बनाने में निवारित नहीं करेगी, अर्थात मना नहीं करेगी, जो इस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन अर्थात नौकरी या नियुक्ति मतलब नियुक्ति जो सरकारी नौकरी में जो नियुक्ति होती है उससे, तो नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। अर्थात इस खंड 3 यह कहता है कि राज्य सरकार ऐसे भी कुछ नागरिकों के लिए छूट दे सकती है जिसमें सिर्फ पर्टिकुलर राज्य के ही जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए ही जो जो वैकेंसी निकलेगी सरकारी नौकरी उसमें सिर्फ उसी राज्य के विद्यार्थी भर सकेंगे जिस राज्य में ऐसे उपबंध किए जा सके। अर्थात इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लिया जाए केरल राज्य एक कोई ऐसी वैकेंसी निकाले है जिसमें उसमें सिर्फ कहा गया है कि सिर्फ केरल राज्य के ही जो विद्यार्थी हैं उसमें सिर्फ केरल राज्य वाले विद्यार्थी उसमें भर सकेंगे, किसी अन्य राज्य के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अर्थात इसमें यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि केरल राज्य के लिए कोई विशेष छूट दिया जा रहा है, बाकी अन्य राज्यों के लिए उसमें भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं कहा गया है। चूँकि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है इसलिए ऐसा नहीं होगा। अर्थात उसमें से यह अनुच्छेद के जो खंड 3 है इसमें यह कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है
क्योंकि जैसे केरल का जो भाषा है वो मलयालम है, तो किसी मान लिया जाए किसी उत्तर प्रदेश का जो विद्यार्थी हैं, वो मान लीजिए अगर भर भी दे, मान लीजिए अगर किसी प्रकार से अगर भर भी दे, तो उन्हें मलयालम, तो उत्तर प्रदेश वाले जो विद्यार्थी हैं उनको तो मलयालम आते नहीं है। अगर वो मान लीजिए उसमें सेलेक्ट हो भी जाए, तो वहाँ जाके वो करेंगे क्या? अगर सबको मलयालम केरल में जो है मलयालम भाषा है, सब मलयालम बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले को हिंदी आती है, मलयालम की कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए वह नौकरी वहाँ पर अपेक्षित नहीं की जा सकती है। उनके लिए वह नौकरी शून्य के बराबर है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि वह किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें मलयालम आते नहीं, उन्हें सिर्फ हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता। जबकि केरल की जो भाषा है वहाँ पर मलयालम है, इसलिए ऐसा यह कहा गया है कि जो किसी पर्टिकुलर राज्य, जैसे केरल के हम बात बात बोल रहे हैं, तो जो केरल सरकार जो है वो जो वैकेंसी निकालेगी, उसमें सिर्फ ऐसे ऐसा नियम बना सकती है, कोई जोरी नहीं बनाएगी या नहीं बनाएगी, बनेबे करेगी, ऐसा बना सकती है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ केरल के राज्य के लिए ही एलिजिबल हो, बाकी अन्य राज्य के लिए एलिजिबल नहीं हो। जैसे बिहार में जो वैकेंसी निकलता है, तो बिहार में सामान्य भाषा हिंदी है, हिंदी वहाँ के सब लोग बोलते हैं, तो बाकी भी लोगों के लिए हिंदी आती है। तो बिहार में किसी भी राज्य के जो विद्यार्थी हैं उसमें बिहार के राज्य की जो वैकेंसी निकलती है उसमें भर भर देते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो केरल के राज्य हैं उसमें वो पर्टिकुलर उसमें मेंशन कर सकती है कि सिर्फ केरल के राज्य के वाले के लिए ही जो वैकेंसी निकली हुई है, सिर्फ केरल राज्य के जो निवासी हैं, जो केरल के निवासी हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ यह जो वैकेंसी है जो आई हुए है, वो केरल के राज्य के विद्यार्थियों के लिए ही आई हो, किसी अन्य राज्य वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। ऐसे इसलिए तो चूँकि उन्हें किसी प्रकार से अगर सिलेक्शन अगर हो भी जाए, तो उन्हें किसी प्रकार से भाषा में कोई दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 16 का खंड 3 यही कहता है। खंड 4 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, अर्थात इसमें कहा गया है राज्य इस अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 16 की कोई भी बात है, चाहे जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं या आगे आने वाली जो है, राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों अर्थात अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी हैं के विषय में किसी वर्ग के पक्ष में जितना प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। अर्थात मान लिया जाए कि किसी भी राज्य में जो है जो कर्मचारी है, उसमें अगर देखा जाए कि ओबीसी के जो बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास और जिसे ओबीसी कहते हैं, उनकी संख्या, कर्मचारियों की संख्या कम है, तो उसमें जो वैकेंसी अगली बार निकाली उसमें अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी है उनके लिए रिजर्वेशन रखा जा सकता है। इसमें यही कहा गया है, आगे कहा गया है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात जब देखा जाएगा कि जो कर्मचारी हैं किसी भी राज्य में मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए कि वहाँ पर जो कर्मचारी की संख्या है, ओबीसी की जो कर्मचारी की संख्या कम है, तो वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वहाँ के जो यह आरक्षण कर सकती है कि अदर बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी हैं उनके लिए आरक्षण जारी कर सकती है। इसमें सामान्य मतलब यह कहा गया है। 4 का कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों के अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। यही बात वहाँ भी कहा गया है ओबीसी वाला में, जो अनुच्छेद 16 का खंड 4 में कहा गया, वो अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में कहा गया था, इसमें एससी एसटी के बारे में कहा गया है। और इसमें यह भी कहा गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में, इसमें ब्रैकेट बाद में पढ़ते हैं, आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसमें जो राज्य के अधीन जो सेवा होंगे उसमें किसी प्रकार से आरक्षण दिया जाए तो उसमें कोई मना नहीं कर सकता। इसमें ब्रैकेट में यह भी कहा गया है कि किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर, अर्थात जो पद होते हैं, पोस्टेज होते हैं, उनके परिणामिक ज्येष्ठता यानी कि सीनियोरिटी और प्रोन्नति अर्थात जो प्रमोशन मिलता है उनके मामले में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगी। अर्थात इसमें सिंपल से ही कहा गया, जो अनुच्छेद 16 के जो खंड 4 में कहा गया वो अदर बैकवर्ड क्लास से ओबीसी के बारे में कहा गया था, और 4 के क में एससी एसटी के बारे में कहा गया है। इसमें जो ब्रैकेट में लिखा गया है, किसी वर्ग या वर्गों के पद पर परिणामिक ज्येष्ठता यानी कि परिणामिक ज्येष्ठता अर्थात सीनियोरिटी, इसमें यह नहीं कहा जाएगा कि हम सीनियर, इसमें भी बताते हैं कैसे होता है। सो जैसे इसमें
कोई जनरल को जो विद्यार्थी हैं एक ओबीसी के विद्यार्थी हैं, एक एससी एसटी के विद्यार्थी हैं। अगर जनरल वालों के जो विद्यार्थी हैं उनके मान लीजिए नौकरी लगा 2020 में, ओबीसी वालों को लगा 2022 में, एससी एसटी वालों को लगा 2024 में। ये तीनों एएसआई अर्थात जो सब इंस्पेक्टर दरोगा से जो एक पोस्ट नीचे रहते हैं उनका तीनों में नौकरी लगा है। लेकिन यहाँ जनरल वाले अभी कहेंगे कि हमारी सीनियरिटी ज़्यादा है, सीनियरिटी ज़्यादा है चूँकि हम 2020 में नौकरी लिए हैं। ओबीसी अगर कहेंगे कि 2022 में हमारी नौकरी है, एससी एसटी की तुलना में एससी एसटी वालों को 2024 में लगा है, तो इसमें ओबीसी या जनरल तो एससी एसटी के यहाँ पे सीनियरिटी हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर फिर भेदभाव ना हो, इनके लिए फिर प्रमोशन का जो कार्य किया गया वो प्रमोशन हो और सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन हो, या किसी इसमें जो कहा गया है किसी वर्ग या वर्ग के पदों पर जो परिणामिक ज्येष्ठता है यानी कि सीनियरिटी वाला, और जो प्रमोशन है यानी कि जो प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन। तो इसमें अगर मान लीजिए प्रमोशन अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए सरकार अगर एएसआई का पोस्ट निकालेगा, ज़िंदगी भर एसआई करेगी और एसआई भी करेगी, बाद में फिर जो आईपीएस होते हैं, मतलब प्रमोशन अगर नहीं होता तो इसमें भेदभाव हो जाता कि हमारी नौकरी पहले लगी हुई है तो इसमें सीनियरिटी हमारी है, हम पहले सीनियर हुए ये ओबीसी वालों से, और ओबीसी वाले बोलते हैं कि एससी एसटी वालों से हमारी पहले नौकरी लगी है तो ओबीसी वाले हम सीनियर हुए। ऐसा मामला यहाँ पर भेदभाव ना हो, इसके लिए ये ज्येष्ठता जो है ना, यह जो परिणामिक ज्येष्ठता जो यहाँ लिखा गया है वही यहाँ सीनियरिटी का जो काम किया है सीनियरिटी के। और जो प्रोन्नति मतलब प्रमोशन, अर्थात मान लीजिए जनरल का प्रमोशन 5 साल में होता है और ओबीसी का प्रमोशन मान लीजिए तीन साल में होता है और एससी एसटी का प्रमोशन मान लीजिए 1 साल में, और तीनों पहुँचते पहले एएसआई थे, अब पहुंच जाते हैं एसआई, मतलब दरोगा तीनों बनते हैं। तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता किसी को, जैसे जनरल वाले ये नहीं कह सकते कि हमारी नौकरी पहले लगे तो प्रमोशन तो हमारे तीनों की एक ही है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सीनियरिटी हुए, या ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि तीनों का रैंक बराबर है, तीनों सब इंस्पेक्टर हैं यानी कि तीनों दरोगा हैं। इसमें किसी प्रकार से भेदभाव न हो, वही अनुच्छेद 16 के खंड का 16 का खंड 4 के उपखंड 1 में कहा गया है। 4 के ख में कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद मतलब जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं और आगे जो पढ़ने वाले हैं इस अनुच्छेद में, कि कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों, अर्थात ऐसे मतलब मान लीजिए सरकारें अगर नौकरी निकालती हैं और पिछले वर्ष में जो भरे गए हैं उसमें कुछ खाली रह चुके हैं, उसके बारे में कहा गया। अभी समझते हैं क्या कहा गया। जो खंड 4 अर्थात ओबीसी वालों के लिए, और खंड 4 का उपखंड क अर्थात एससी एसटी वालों के लिए कहा गया है कि अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध में के अनुसार उस वर्ष में भरे जाने के आरक्षित है, अर्थात उस वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित है, अर्थात जिस वर्ष अगर वैकेंसी निकली हुई है उसमें आरक्षण उस साल में मिलेगा, और अगर नहीं भरा गया है वो आरक्षण वालों को तो जो सीट बचेगी वो अगले साल में जोड़ दी जाएगा। अभी बताते हैं कैसे होता है। किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। यही यहाँ कहा गया है कि किसी उत्तरवर्ती मतलब अगले वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए अगले वर्ष या अगले वर्ष किसी मतलब अगले वर्ष कभी भी भरा जा सकता है, जो पीछे रिक्तियाँ भरे उसमें जोड़ दिया जाएगा कि पृथक वर्ग के रिक्तियों जो बचा हुआ है पीछे की जो रिजर्वेशन जो बचा हुआ था सीटें के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात इसमें सिंपल से यही कहा गया है कि जो रिजर्वेशन पीछे अगर दिया गया था उसमें अगर सीटें खाली भी रह जाती है, बच भी जाती है, तो वो अगले साल में फिर ऐड हो जाएगी, जुट जाएंगी। ये यहाँ कहा गया है। इसमें और भी कहा गया है और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें से वह भरी जा रही थी उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि मान लीजिए अगर इतना सीटें अगर बच भी गया है, जैसे रिजर्वेशन अगर टोटल है कि 49.5% टोटल सीटें एससी एसटी और ओबीसी के लिए मिलता है, अगर मान लिया जाए इतने सीटें बच चुके हैं कि अगर पीछे वाला के जोड़ते जाए तो अगले 3 साल तक के लिए ये वैल्यूएबल होता है। 3 साल के बाद फिर इसमें मर्ज हो जाएगा। इसमें 3 साल के बाद जब चौथा साल जो रिजर्वेशन जो सीटें बच जाएंगी, वो ऐसा नहीं है कि जैसे 10 साल से सीटें खाली रहे तो उसे वो भरते जा, ऐसा नहीं होता। ये अधिकतम 3 साल के लिए वैल्यूएबल होता है। 3 साल के बाद अगर फिर भी 3 साल के बाद भी अगर सीटें बच रही हैं तो उसे फिर
टोटल सीटों में जोड़ दिया जाएगा। उसमें फिर सभी के लिए फिर से नए सीटें के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें फिर रिजर्वेशन फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होगा। इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए 3 साल तक अगर इतना सीटें अगर बच चुकी है कि 50% से भी अधिक अगर हो रही है, यही कहेगा 50% आरक्षण की अधिक सीमा की अवधारणा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए 50% से भी अधिक हो रहा है, जो रिजर्वेशन सीटें हैं उनके लिए भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये संविधान 81वां संविधान संशोधन 2000 को ऐड हुआ था। इसमें ये खंड क्या कहता है इसमें समझते हैं। मान लिया जाए 2024 में 100 वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें SC ST के लिए 10 सीटें आरक्षण थे, और लेकिन SC ST की संख्या इतनी कम थी कि 5 सीटें मतलब 5 वैकेंसी भरे। तो यहाँ से 5 सीटें बच गई, 5 सीटें भरे और 5 सीटें बच गई। तो जो अगली बार जो निकली जी वैकेंसी, मान लीजिए 2025 फिर से वैकेंसी निकली, 100 ही वैकेंसी निकली हुई है, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली, जिसमें 10 सीटें फिर से SC ST वालों के लिए रिजर्वेशन रहा है। तो जो पिछले बार 2024 में जो 5 सीटें बची थी, 5 सीटें भरी थी और 5 सीटें यहाँ पर बच चुकी थी, तो जो 5 सीटें बची थी, ये 10 जो सीटें अभी 2025 वाला है, वो 2025 वालों में 5 सीटें जुट कर टोटल 15 सीटें SC ST वालों के लिए हो जाएंगे। जो हम लोग वैकेंसी जो निकालते हैं देखते हैं, जैसे को वैकेंसी निकलता है रेगुलर और को बैकलॉग। जो बैकलॉग जो निकलता है ना, वो पीछे वाले की जो सीटें जो बची हुई थी, जैसे ये पीछे वाले की पाँच सीटें हैं, ये इसमें जो 5 सीटें जुट जाएंगी, ये बैकलॉग के रूप में आता है। और जो रेगुलर जो निकलती है, जैसे 2025 में निकला, ये रेगुलर के रूप में जो वैकेंसी हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि कुछ वैकेंसी आई जो रेगुलर है और कुछ वैकेंसी बैकलॉग है। तो वही जो रेगुलर बैकलॉग है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस अनुच्छेद इस खंड में बताया जा रहा है। तो वही है, इसमें कहा जा रहा है कि जो पीछे अगर सीटें बच गई है और पीछे इतनी सीटें बच गई कि 50% से भी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें यह भी नहीं कह सकते सीटें रिजर्वेशन 50% से ओवर हो रही है, लेकिन यह 3 ही साल तक वैल्यूएबल रहता है। 3 साल के बाद फिर से इसमें पूरा फिर से रेगुलर के रूप में आ जाता है, 3 साल तक वैल्यूएबल रहता है। इसमें वही लास्ट में कहा गया अगर 50% से भी आरक्षण अगर ज़्यादा होगा, तो इसमें किसी प्रकार से कोई इसमें समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यह खंड कहता है। खंड 5 कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, अर्थात अनुच्छेद 16 की कोई बात किसी ऐसी विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि ऐसी विधि मतलब कि नियम के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी मतलब पोस्ट जो उसमें होंगे, या उसके शासी निकाय या कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या किसी विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि धार्मिक या सांप्रदायिक अर्थात किसी भी धर्म या किसी भी संस्था के जो कार्यकलाप हैं के संबंध में कोई भी पदधारी, अर्थात उसमें वही जाति के पदधारी होंगे जो उस जाति से बिलोंग करते होंगे। अर्थात इस खंड का सामान्य सा अर्थ यह निकल रहा है कि मान लिया जाए कोई हिंदू मंदिर है, तो हिंदू मंदिर के जो अधिकारी होंगे या जो अध्यक्ष होंगे वो हिंदू धर्म मानने वाले ही होंगे, उसमें किसी मुसलमानी अध्यक्ष नहीं हो सकेंगे। या फिर जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे मुसलमान धर्म के जो मस्जिद है, उसमें मान लीजिए किसी संस्था मतलब कि किसी समूह के बारे में चर्चा किया जा रहा है जो कि एक मुस्लिम समूह है, तो उसमें जो अध्यक्ष होंगे वो मुस्लिम समुदाय के लिए समुदाय मानने वालों ही अध्यक्ष बनेंगे, उसमें हिंदू वाले हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका सामान्य सा अर्थ यही हुआ है कि जैसे किसी मंदिर के जो अध्यक्ष होंगे वो हिंदू धर्म का मंदिर है, तो हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्ति ही उस मंदिर का अध्यक्ष बनेंगे। या फिर मस्जिद है तो जो इस्लाम धर्म मानने वाले व्यक्ति होंगे वो इस्लाम धर्म के ही अध्यक्ष बनेंगे। या ईसाई धर्म है तो ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेंगे। इसका सामान्य सा अर्थ है कि जिस धर्म के आप मानते हैं आप उसी धर्म में आप अपना अध्यक्ष या फिर जो भी हैं जितने भी पदधारी हैं वो अपना हिसाब से पद स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सेम धर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू वाला आदमी इस्लाम धर्म में जाके अध्यक्ष बन गए तो इस्लाम धर्म वाला व्यक्ति हिंदू
हिंदू संप्रदाय में आके अध्यक्ष बने, ऐसा नहीं होगा। इसमें जिस धर्म को आप मानते हैं उसी धर्म में आप अध्यक्ष बन सकते हैं। अनुच्छेद 16 में खंड 6 भी जुटा हुआ है, जो हाल फिलहाल में 103वां संविधान संशोधन 2019 को जुटा हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको जोड़े हैं। लिखा है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण मतलब जो पहले मिल चुका है SC/ST वालों के लिए और OBC वालों के लिए जो आरक्षण मिल चुका है उसके अतिरिक्त, जो SC/ST वालों और OBC वालों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% अधीन खंड 4 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्लभ किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों या और पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात इसमें ये सामान्य से कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, अर्थात इस अनुच्छेद कहने का अर्थ अनुच्छेद 16 की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण, जो जैसे OBC वालों को आरक्षण मिल चुका है, SC/ST वालों को आरक्षण मिल चुका है, तो बाकी जो बचे जनरल, तो जनरल में ऐसा थोड़ी है कि सभी ऐसे जनरल वाले सब अमीर हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको किसी प्रकार से आर्थिक प्रॉब्लम हो, वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, भले ही जनरल में आते हो, लेकिन वो भी तो ऐसा हो सकता है ना कि पिछड़े वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के नहीं लेकिन जनरल वर्ग के हों, लेकिन उनके आर्थिक समस्या, किसी प्रकार से समस्या के कारण वो पिछड़े हों, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों। इनके लिए जो कहा गया है कि प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की अधिकतम 10% के अध्यायधीन खंड 4 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के, अर्थात खंड 4 में कौन OBC के लिए जो आरक्षण दिया है उसके उल्लेखित वर्गों से भिन्न, जो OBC में जो आरक्षण दिया गया है उसके अलावे, अर्थात जनरल वालों के लिए, तो जनरल वालों के लिए 10% का। जनरल वाले यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जनरल वाले अगर अच्छा नहीं लगता तो EWS जो अभी लागू हुआ है, EWS उनके लिए 10%। EWS कहने का जो वैसे व्यक्ति जो जनरल से बिलोंग करते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो मान लीजिए OBC हैं, ऐसा उनकी आर्थिक स्थिति है, भले ही जनरल कास्ट के हों लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि वो ठीक से खा नहीं पाते हैं, ठीक से कपड़े नहीं पहन पाते हैं। ऐसी भी तो हो सकती है, जनरल भले हुए हों लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति भले ज़्यादा कमज़ोर हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ कहा गया है नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्लभ किन्हीं वर्गों के आर्थिक रूप से दुर्लभ अर्थात यहाँ EWS वाले के रूप में कहा गया है किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, अर्थात मना नहीं करेगा। अर्थात इसका सामान्य से अर्थ यह कहा गया है कि SC/ST वालों के लिए आरक्षण है, OBC वालों को भी आरक्षण है, लेकिन इसमें जो बचा हुआ है बाकी जो बचे जनरल, अब जनरल में जो इसमें जनरल यहाँ नहीं कहा गया है, इस जनरल के बदले यहाँ के